गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है संडे और संडे को मैं आपके लिए लेकर आता हूं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तरों का एक सेट। तो ये जो वीडियो है ये सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है और एक तरह आप मानिए कि ये टेस्ट सीरीज है। और ये जो टेस्ट सीरीज मैं लेकर के आता हूँ ये आपके सीटेट, एसटेट, सुपर टेट, EMRS, DSSB, स्कूलिंग या बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको कामयाब तरीके से सहायता देंगे। आपको क्या करना है, बस पूरी वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में आपको एक सवाल मिलेगा जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अच्छे कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस तरह का एक बेल आइकन आपको दिखेगा, उसे आप प्रेस कर दें ताकि अच्छे वीडियो जब भी मैं डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न कैसा है। और जो मैं प्रश्न लेकर के आता हूं उसके बारे में आपको डिटेल भी देता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न लेकर के आया उत्तर बता दिया, ऐसा नहीं है। उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को लेकर के आता हूं ताकि एक मैं कहता है कि गागर में सागर भरने वाली स्थिति हो जाए कि गागर में घड़ा होता है और उसमें सागर भर दिया, यानी छोटे में से बहुत सारा जानकारी दे सकूं, ऐसा मैं बना के लाता हूं। तो देखते पहला सवाल, किस झील का पानी हमेशा नीला रहता है? ये चार ऑप्शन आप देखिए, शेषनाग झील, डल झील, चश्मे शाही झील, निषाद झील। ऑप्शन में देखते हैं शेषनाग झील, हाँ ये एक झील ये भी हो सकता है, डल ये भी एक झील है, लेकिन यहाँ पर जो चश्मे शाही आप देख रहे हैं ये झील नहीं है। फिर निषाद जो है वो बाघ है, तो दो ऑप्शन आपका कम हो गया। अब आप सोचिए कि नाग जब शिव शंकर जी ने पहना, यानी भोले बाबा ने नाग जब गर्दन में पहना तो उसका गले का कंठ कैसा हो गया? वो हो गया नील, इसलिए उसे हम कहते हैं नीलकंठ। यानी ये डल झील का पानी तो साफ होता है, साफ आप उसमें देख सकते हैं, पूरा स्वच्छ पानी होता है। नाग अब याद कैसे रखेंगे कि नीला कंठ जो हुआ था शंकर भगवान का वो नाग के कारण हुआ था, तो इसका भी पानी क्यों हुआ? शेषनाग। ऐसी मान्यता है कि इस झील में कभी कभी शेषनाग के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। मैंने तो देखा नहीं है, हो सकता है किसी ने देखा हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देख लें। ये है शेषनाग झील, देख रहे हैं आप, और ये आपको मिलेगा हिमालय में। और हिमालय कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शेषनाग झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और तीर्थ स्थल है जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास, पहलगाम एक जगह का नाम है, स्थित है। 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह झील पहलगाम से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है। अमरनाथ गुफा के बारे में पिछला वीडियो मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, बर्फ का शिवलिंग बनता है अपने आप। और एक अच्छी बात, उसका एक आश्चर्य वाली बात है, जैसे जैसे चंद्रकलाएँ होती है, चंद्रमा घटता है वैसे वैसे शिवलिंग का आकार घट जाता है, और जैसे जैसे शिवलिंग चंद्रमा का आकार बढ़ता है शिवलिंग का आकार भी बढ़ जाता है। तो ये आप देखिए कि यहाँ से आपको पहलगाम जाना होगा, पहलगाम से 23 किलोमीटर दूरी अमरनाथ गुफा तक जाना होगा। इसलिए जो यात्री अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं वे शेषनाग झील भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों बगल में है। इस झील की लंबाई 1.1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर 100 मीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर 700 मीटर, यानी आप देखेंगे तो लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। इस झील का नाम शेषनाग के नाम पर रखा गया। शेषनाग क्या है? नाग की एक प्रजाति है जिसके 5 फन होते हैं। अगला देखते हैं, शालीमार बाग किस बादशाह ने लगवाए थे? शालीमार बाग कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो शालीमार बाग जो लगवाए थे ये लगवाए थे जहांगीर ने। किसने लगवाए थे? जहांगीर ने लगवाए थे। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अब दो दृश्य मैंने दिया है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, बहुत ही मनोरम दृश्य है।
शालीमार बाग को हिंदी में शालीमार कहा जाता है। शालीमार बाग उर्दू में देखिए लिखा हुआ, ये मुझे पढ़ने नहीं आता उर्दू। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में विख्यात विज्ञान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। अब ये मुगल बाग क्या हुआ, ये मुगल कालीन शासक थे, मुगल कहलाते थे। ये जो अकबर, बीरबल, हुमायूं, ये सब जो थे, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये मुगल कहलाते थे। तो ये मुगलों का एक बाग था और जिसको बनवाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में। श्रीनगर भारत के उत्तरतम यानी सबसे उत्तर में। अब ये राज्य यहाँ लिखा हुआ, राज्य तो अब नहीं रहा, अब ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी संख्या हो गई है 9 और राज्यों की संख्या हो गई है 28। अब आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसमें जब जम्मू कश्मीर में गर्मी में श्रीनगर उसका राजधानी हो जाता था और ठंडा में जम्मू का उसकी राजधानी थी। ठीक है, अब देखते हैं हम, इसे जहांगीर ने अपनी प्रिय पत्नी, बुद्धिमती पत्नी जो होशियार थी, प्रिय एवं बुद्धिमती, कहता है ना ब्यूटी विथ ब्रेन वाली स्थिति, उसके लिए बनवाया था, जिसका नाम था मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, भारत का स्वर्ग किसे माना जाता है? तो आप बेशक लगाएं इसमें कश्मीर। भारत का जो स्वर्ग है वो कश्मीर है। और जहांगीर ने कहा था कि अगर कश्मीर नहीं घूमा, भारत में रहते हो तो क्या घूमा, पूरी दुनिया घूम लो और कश्मीर के जैसा कोई जगह नहीं है। और इसमें एक लिद्दर नदी है, उसकी रफ्तार इतनी है कि वो सांप को भी पीछे छोड़ जाए। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये देखिए, देख रहे हैं कश्मीर की सुंदरता। तो वाकई ये देखिए, बादल दिख रहा, पहाड़ दिख रहा, घाटियाँ हैं, सड़क है, नदी है, न जाने क्या क्या है। डल झील का, ये बगल वाला डल झील का चित्र है। तो ये जो जहांगीर का शब्द है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह यही है, बस यही है और यही है, ये कहा था जहांगीर ने। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में कौन सा सुरंग है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे 2 नामों से जाना जाता है, एक है जवाहर सुरंग, दूसरा है बनिहाल सुरंग। और ये जो है तीसरा ऑप्शन, एक और दोनों नाम, यानी जवाहर सुरंग जो है और बनिहाल सुरंग दोनों नाम है। तो इसका सही उत्तर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो आप देखिए, जब बन रहा था यह, तो देखिए कैसा दृश्य दिख रहा था। लेफ्ट साइड में आप देखिए ये सुरंग, और राइट साइड में देखिए बनने के बाद बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ देखिए राज्य में है ना, तो यहाँ पर होगा केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल से काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। ये जीके बनता है कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह है, तो यह है 44 पर। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था और उद्घाटन हो गया 22 दिसंबर 1956 को। हालांकि इसको बनने में लगभग 2 साल का वक्त लगा, और ये जो उद्घाटन होने के बाद भी इसमें थोड़ा काम रह गया था, उसे 1960 में पूरा कर लिया गया। यह 2 किलोमीटर 75 मीटर 750 मीटर, 2 किलोमीटर 750 मीटर, इसको बदलेंगे तो 1.77 मील होता है। इस लंबी सुरंग 2194 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें दोनों दिशाओं के लिए एक एक लेन का प्रबंध है, यानी लेफ्ट साइड से जाने के लिए सिंगल लेन और राइट साइड से आने के लिए सिंगल लेन। इस सुरंग में वर्ष भर, इस सुरंग के द्वारा सालों भर जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के बीच यातायात जारी रहता है। नेक्स्ट है, जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे पर स्थित है। जम्मू किस नदी किनारे पर है? तवी नदी। याद कैसे रखेंगे? जम्मू तवी एक ट्रेन है ना, जम्मू तवी, जम्मू तवी एक ट्रेन है, उस नाम पर याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी
जानकारी। तभी उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जिसमें जम्मू प्रांत की जीवन रेखा समझी जाती है। यानी सारा जो जल का इसमें परियोजनाएं हैं, जल का यूज है और भी कई जल के कार्य होते हैं, सारा जम्मू में इसी नदी पर होता है। तो यह जो है तवी नदी, ये चिनाब की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कैलाश कुंड के ग्लेशियर के आसपास से होता है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में यह मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि उसकी एक सहायक नदी है। तो आप देखिए जम्मू शहर बसा हुआ है, उसके बगल से गुजरी है तवी नदी। नेक्स्ट है, जम्मू में किसका मंदिर प्रसिद्ध है? यानी किसका जो मंदिर है किसका है? सोमनाथ का है कि रघुनाथ का है कि बद्रीनाथ का है कि भैरवनाथ का है? तो यहाँ पर जम्मू में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ मंदिर। ये देखिए उसकी कुछ चित्र हैं, वहाँ का दुकान है। ये आप रघुनाथ मंदिर में आप जानेंगे कि इसमें अंदर से सोना लगा हुआ है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसका। रघुनाथ मंदिर का निर्माण 1857 में महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मंदिर के आंतरिक हिस्सों में सोना लगा हुआ है जो तेज का स्वरूप है, चमकता बहुत अच्छा है। मंदिर में कई देवी और देवताओं की मूर्ति भी लगी हुई है, बहुत सारे देवी देवता की। इस मंदिर में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं के लिंगम भी बने हुए हैं, जो मंदिरों में एक इतिहास है। 33 करोड़ देवी देवता, यानी कहा जाता है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कि मनुष्य जो होते हैं कोटि मतलब करोड़ों रूपों में जन्म लेते हैं, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का लिंग बना हुआ है। लिंग आप देखे होंगे, कोई भी शिव मंदिर चले जाइए वहाँ शिवलिंग आपको मिल जाएगा, उसी तरह का बना हुआ है। तो ये आज एक इतिहास बना हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। और इसे देखकर श्रद्धालुओं को यहाँ काफ़ी आश्चर्य होता है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग है ना? किस नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग है? तो बेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। देखिए यहाँ से झेलम नदी का उद्गम स्थल हो रहा है। और ये बेरीनाग में आप देखेंगे, आगे पढ़ते हैं हम इस पर। तो बेरीनाग जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अनंतनाग जिले के तहसील शाहबाद बाला बेरीनाग के साथ एक पर्यटन स्थल है। यह एक पर्यटन स्थल है, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। और अधिसूचित क्षेत्र सीमित है, यानी इसे संरक्षित क्षेत्र कहा गया है। यह अनंतनाग से लगभग 26 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से लगभग 78 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य की गर्मियों की राजधानी है। ये पहले का है ना? मैंने इसे गूगल से निकाला है, विकिपीडिया से, इसलिए बार बार आपको यहाँ पर राज्य मिल रहे होंगे। ये जो राज्य दिख रहा है ना, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये टाइपिंग किया हुआ नहीं है। एक्चुअल में हमने सपोर्ट के रूप में इसे लिया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो हम भी देते हैं वो एक प्रूफ के साथ देते हैं। कोई फेंकने वाली बात नहीं होती इस चैनल में। जो भी दूंगा मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। जम्मू से श्रीनगर के लिए सड़क यात्रा करते समय बेरीनाग कश्मीर घाटी का पहला पर्यटन स्थल है। यदि आप जम्मू से श्रीनगर के लिए यात्रा कर रहे हैं सड़क मार्ग पर, तो सबसे पहले आपको देखने का स्थल मिलेगा बेरीनाग। यह जवाहर सुरंग को पार करने के बाद, जैसे जवाहर सुरंग पार करेंगे आपको कश्मीर घाटी में प्रवेश कीजिएगा। जवाहर सुरंग को पार कीजिएगा तो कश्मीर घाटी में प्रवेश कीजिएगा और यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसे गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। किसे? बेरीनाग को। किसका पेट नहीं होता है? ये देखिए 4 ऑप्शन है, जिराफ, तितली, मौत, इल्ली। जिराफ आप जानते हैं एक जानवर जिसकी गर्दन लंबी होती है। तितली ये एक इंसेक्ट है, ये उड़ता है, ये कीट है। मौत भी एक कीट है और इल्ली भी एक कीट है जिसे हम पिल्लू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर मौत। अब मौत के बारे में थोड़ा जान लें। ये देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है मुकुट पहना हुआ है। लेकिन ये आप इसे पा सकते हैं बड़ी आसानी से। जब भी बारिश होगी आपके बल्ब के पास ये उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जिसे पतंगा भी कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं, इसे सलब कहा जाता है, इसे पतंगा कहा जाता है या परवाना कहा जाता है।
तितली जैसा एक कीट होता है। जीव विज्ञान श्रेणीकरण के हिसाब से तितलियां और पतंगे दोनों लेपिडोप्टेरा वर्ग के प्राणी हैं। किस वर्ग के प्राणी हैं? लेपिडोप्टेरा वर्ग के प्राणी। पतंगों की 1.6 लाख से ज़्यादा किस प्रजातियां हैं। अब देख लीजिए कितना हो गया, 1,60,000 प्रजातियां, ये तो बहुत हुआ। जो तितलियों से लगभग 10 गुना है, तो तितली का कितना हो गया? 10 गुना है तो ये 16,000 हुआ, उसमें गुना कर दिए 10, तो 1,60,000 हो गया। वैज्ञानिकों ने पतंगों और तितलियों को अलग अलग बतलाने के लिए ठोस अंतर समझने का प्रयास किया। बोला कि अगर तितली और पतंगा है तो कैसे अंतर करें, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। अंत में यह बात की स्पष्ट हुई कि तितलियां वास्तव में रंग बिरंगे पतंगों का एक वर्ग है जो भिन्न नज़र आने की वजह से एक अलग समझा जाता है, अलग श्रेणी में रखा जाता है। अधिकतर पतंगे निशाचरता दिखलाते हैं, यानी रात को भटकता है, रात को यानी बल्ब जलेगा उसमें आ जाएगा वो। हालांकि दिन में सक्रिय होने वाले कई सारे पतंगे हैं, तो इसका ही पेट नहीं होता है। अब अगला सवाल है, किसकी स्वर ग्रंथि नहीं होती है? किसका है? वोकल कॉर्ड। स्वर ग्रंथि मतलब हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं जिससे हम आवाज़ उत्पन्न करते हैं ना। तो इसमें एक जानवर है जिसके वोकल कॉर्ड नहीं होते हैं, और वह जानवर है जिराफ। और ये अपने पूंछ से कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? पूंछ से। तो इसका सही आंसर हुआ जिराफ। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें, तो ये देखिए, तो जिराफ की कई प्रजातियां हैं। आप देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी है, ये थोड़ा अलग लग रहा है, दाहिने साइड वाला थोड़ा अलग लग रहा है, तो सब प्रजाति है। ये देखिए, जिराफ अपनी लंबी गर्दन तथा टांगों और अपने विशिष्ट सींगों के लिए भी जाना जाता है। यह औसतन 5 से 6 मीटर ऊंचा होता है। बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मीटर आप समझ सकते हैं। 5 मीटर का मतलब हो गया 15 फीट, तो 15 से 18 फीट लंबा होता है ऊंचा, ये तो बहुत हो गया। और औसतन वजन भी देखिए आप 1200 किलोग्राम नर का और 830 किलोग्राम मादा का, ये तो बहुत वजन हुआ। जिराफ अपने पैरों की हड्डियों में यांत्रिक तनाव के चलते ही अपने शरीर का करीब 1000 किलो भार उठा पाता है। यानी इसमें देख रहे हैं ना, यांत्रिक उसको बोलते हैं जिसमें स्थिति भी हो और गति भी हो। जैसे मोटर चल रहा है, तो मोटर चल रहा है तो वो चल भी रहा है, रुका हुआ भी है, इसे कहते हैं हम यांत्रिक। यह जिराफिडे परिवार का है और इसका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार इसी कुल का अफ्रीका में पाया जाने वाला ओकापी नामक प्राणी है। इसकी 9 प्रजातियाँ, किसकी 9 प्रजातियाँ? जिराफ की, जो आकार, रंग, त्वचा के धब्बों तथा पाए जाने वाले क्षेत्रों में एक दूसरे से भिन्न है। 10 नंबर का सवाल, और आप बने रहिए, अभी और आपको 15 सवाल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिए, अगर सीखना है तो। और झूठ मूठ का पढ़ने का दिखावा मत कीजिए, पूरा पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, बहुत सारे काम धंधा करते रहिए। 10 नंबर का, कौन एक मछली नहीं है? देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक मछली नहीं है। तो रोहू, कतला, मांगूर, तारा मछली। आप देखें कि रेहू मछली आप खाए होंगे अगर मांसाहारी हैं तो, कतला भी खाए होंगे, मांगूर भी देखे होंगे आप, वो कैटफिश बोलते हैं इसको। लेकिन जो तारा मछली है, भले नाम में मछली हो लेकिन मछली वाले गुण इसमें नहीं है। एक जीव है और एक समुद्री जीव है। चलिए देखिए, ये रहा स्टार फिश, देख रहे हैं समुद्र के अंदर का चित्र। ये असल में इसका नाम है स्टार फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, ये एक जीव है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का एक अपृष्ठवंशी प्राणी है। अपृष्ठवंशी, जिसका पीठ टाइट नहीं होता है, जो केवल समुद्री जल में ही पाया जाता है। इसके शरीर का आकार तारा जैसा होता है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती है। चलिए पीछे देख लीजिए, 5 भुजाएं हैं ना। डिस्क मतलब गोल गोल जो चकता चकता यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसको डिस्क कहते हैं। जो कड़े प्लेट्स से ढकी रहती हैं, वो टाइट होता है। ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं होती है। डिस्क पर मध्य में गुदा स्थित होता है। निचली सतह पर डिस्क के मध्य में मुंह होता है।
भुजाओं पर 2 कतारों में ट्यूब फीड होते हैं। प्रचलन की क्रिया ट्यूब फीड के द्वारा होती है तथा पेपुली द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसकी एक प्रजाति गोहोन गेज जो जापानी लोग बड़े चाव से खाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुई थी 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। देखते हैं अगला, जनसंख्या वृद्धि को देश की सबसे प्रमुख समस्या मानते हुए छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई है। इसे जनसंख्या नीति का तत्कालिक उद्देश्य पूरे क्षेत्र में गर्भ निरोधकों को आपूर्ति करना, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे का विस्तार करना और उसी अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करना, जबकि मध्यकालीन उद्देश्य सन 2010 तक कुछ प्रजननशीलता दर को 2:1 के अनुपात में प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। मोटा मोटी समझिए आप, इसका उद्देश्य है कि अभी जो 2 गुना चल रहा है उसे 1 गुना पे लाना, यानी आधा कर देना है उसको। इनमें से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कार्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कार्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक कार्य यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए पहले देख लेते हैं आंसर, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसका सही उत्तर है कृषि एवं खनन है। तो आप देखिए इस चित्र को, तो कृषि हो रहा है लेफ्ट साइड में और खनन हो रहा है राइट साइड में। तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आते हैं, यानी जो नेचुरल तरीके से अब उत्पादन होता है। यानी धान तो हम लगा देते हैं, लेकिन धान को हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिक धान फलन होगा। और जो कोयला निकाल रहे हैं या अबरक निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, वो हमने नहीं बनाया, ये नेचुरली बनाया है। तो जो ईश्वर ने बनाया है और उसका हम पैदावार ले रहे हैं, उपज ले रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं आती हैं। निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहला तो हो गया खनन और कृषि, ये पहला क्षेत्र, तो ये ऑप्शन गया। अब बचा इनमें से कोई नहीं, मैं ऐसा अभी तक तो लेकर के नहीं आया हूँ, 99% मैंने कहा था नहीं होता है। और ये तब आप चेक करें लास्ट वाले, जब दोनों से कंफर्म हो जाएं तब। तो देखते हैं उद्योग और सेवा। तो द्वितीयक जो कार्य होता है वो सेवा क्षेत्र का नहीं, वो उद्योग क्षेत्र का कार्य होता है। इसे विनिर्माण भी कहते हैं, विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसको समझिए। तो सबसे पहले चित्र देखिए, ये रहा, है ना। यानी वो जो उद्योग धंधे, जिसे आप मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, तो आप प्राथमिक क्षेत्र में आ गए क्योंकि आपने कृषि किया, और कृषि करके क्या उगाया? गेहूँ उगाया। और मैं मान लेता हूँ एक द्वितीय क्षेत्र का हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो प्राथमिक क्षेत्र वाले से सामान लेकर के उसका रूप बदल देंगे। यानी आटे से या तो पारोटी बना देंगे, या बिस्किट बना देंगे, या कुरकुरे बना देंगे, और भी कई चीज़ें वो बना देंगे। तो यह क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। यहाँ होगा विनिर्माण, यहाँ पर निर्माण होगा, निर्माण कार्य होंगे। तो आप देख लीजिए उद्योग धंधे में होता ही है निर्माण कार्य, क्योंकि ये कुछ उगाते नहीं हैं, लेते हैं और उसका रूप बदल देते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपने 2 ऑप्शन को अगर ध्यान से देखा तो 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, अब बचा 2। तो चौथे में तब हम जाएंगे जब तीसरा से कंफर्म हो जाएंगे। तो तीसरे कार्य क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र का, वो होता है सेवा क्षेत्र। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको अपना मेडिकल उठा के दे देता है, या कोई सामान देता है, या स्टेथोस्कोप देता है? ऐसा कुछ करता है क्या? नहीं करता। वो सिर्फ आपको सेवा प्रदान करता है। आपको एक चिट्ठे में लिख देगा कि फलना फलना दवाई आप ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो क्या किया, आपका सेवा किया ना। तो ये सेवा हो गया। जैसे मान लीजिए मॉल खुला हुआ है, वो सामान बेच रहा है, तो वो आपको सेवा दिया। प्राथमिक क्षेत्र से खरीदा, द्वितीय क्षेत्र वाला द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण किया, तो उससे ये खरीदा और बेच रहा है, आपको सेवा दे रहा है। अब हवाई जहाज़ में जाता है तो आपको हवाई जहाज़ नहीं देता है, आपको एक टिकट देता है, आप उस पर यात्रा कीजिए और घर जाइए। तो यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा मिलता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप, वो बदले में आपसे फीस लेता है और आपको इलाज करके देता है। अब यहाँ देखिए, हम घूमने गए कहीं किसी पर्यटन स्थल, तो वो स्थल हमें नहीं मिलता, हमें सिर्फ सेवा मिलता है। उसको साफ़ सफाई रखता है, वो
वहाँ पर एक गाइड होते हैं, बताइए लेफ्ट साइड जाइए, राइट साइड वहाँ झूला होता है, हमें सेवा दिया हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप ऑप्शन को देखिए, भूभाग। मान लीजिए किसी भूभाग में आप रह रहे हैं, कौन से भूभाग में रख रहे हैं, मरुस्थल में रह रहे हैं, और आप गंगा के मैदान में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गंगा के मैदान उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उसका ज़्यादा वहाँ पर है। और भूभाग, वैसा भूभाग जैसे राजस्थान, वहाँ कम लोग रहते हैं मरुस्थलीय भागों में। अब वर्षा, अगर बारिश नहीं होगी तो लोग कृषि को प्रभावित करेंगे, और कृषि नहीं होगा, पानी का किल्लत होगा, तो लोग वहाँ नहीं बसेंगे। तो गंगा के किनारे बारिश ज़्यादा होती है, और पश्चिम बंगाल में बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में धान की खेती ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी प्रभावित करता है स्थिति। अब देखिएगा, आप कर्क रेखा और मकर रेखा का ही उदाहरण ले। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें तीखी पड़ती है, तो यहाँ के जितने भी लोग होंगे वो काले काले होंगे, और इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा बन पाए जाते हैं, और इस इलाके में धूप होती है ज़्यादा, इस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, तो ये इलाका बहुत ही जनसंख्या घनत्व वाला इलाका हो जाता है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे क्या कहते हैं कि उद्योग धंधे भी स्थापित है ना। तो यहाँ पर देखें आप, तीनों ऑप्शन ही तो सही हो गए ना, तो इस हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तीनों। अब इस पर थोड़ा चित्र देख लें आप, ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे जो हरा कलर से दिख रहा है वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम होगा। उससे नीचे आप आएंगे, गंगा का मैदान जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको उपज ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या ज़्यादा पाया जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर खनन कार्य ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो पठार है ये गोंडवाना लैंड से कट करके आया अफ्रीका से, गोंडवाना लैंड के समय में, और इसमें आपको खनिज संपदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब तटीय देश देख लीजिए, तटीय प्रदेश, तो तटीय प्रदेश में मछली उत्पादन ज़्यादा होगा, तेल उत्पादन होगा, तो कई तरह से होगा ना। तो आप यहाँ देख लें, इसको प्रभावित कौन कौन किया, भूभाग तो किया ही, वर्षा भी किया और स्थिति भी किया, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया। ये देखिए मैंने चित्र दिया है, जनसंख्या वितरण का वर्षा के कारण भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि या कमी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, मान लीजिए कोई जन्म लिया, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। फिर है मृत्यु दर, यदि कोई ज़्यादा मर रहा है तो जनसंख्या कम हुआ कि नहीं। अब प्रवास का मतलब है कि यदि हमारे इलाके में 10 फैक्ट्री लग जाए तो अगल बगल राज्य के लोग यहाँ काम करने के लिए आने लगेंगे, और आने से वहाँ की जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और पता चला कोरोना जैसा बीमारी आ गया तो सब घर द्वार छोड़ छाड़ कर फैक्ट्री बंद हो गया, घर जा रहे हैं, तो कमी भी हो गया। यानी ये तीनों कारक जो हैं जनसंख्या की वृद्धि या कमी को प्रभावित करते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, और आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर आपको मिलेगा 74%। और ये जो मैंने लिया है डाटा, ये NCERT का बुक से लिया गया, और NCERT का बुक से इसलिए लिए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए तो आपको पता चलेगा NCERT बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको NCERT बुक से तैयारी करवा रहा हूँ, तो इसका सही उत्तर हो गया 73%। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक राज्य जो है वो है बिहार, ये बिहार है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें, तो देखिए घनत्व आप यहाँ पर देख लेंगे कि मान लीजिए मैदानी इलाके में हैं तो लोग कम घूम रहे हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक गए हैं, लेकिन जरा स्टेशन में आप चले जाइएगा तो स्टेशन में खसम खस भीड़ रहता है, पूरा ठसम ठस धकला धकली, कोई कोरोना का गाइडलाइन वगैरह सब भूल जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ टिकट कटाना पड़ता है। तो मैंने एक स्टेशन का फ़ोटो यहाँ लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए घनत्व क्या होता है। अब यहाँ देख लीजिए, मान के चलेंगे तो ये 100 मीटर का रेंज है, और 100 मीटर की रेंज में देखिए अब कितना लोग ठूसा हुआ है, और ये एक मैदान चले जाइए तो आपको उतने लोग नहीं मिलेंगे। तो घनत्व किसको कहेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में उपस्थित मानव निवासियों की संख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है रेड कलर, आपको रेड कलर दिख रहा है ना,
तो ये जो रेड कलर है ये है महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर है, ये देखिए उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है। तो इसमें ये जो बिहार वाला हिस्सा है यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी रेड जोन में आ गया है। मान के चलिए तो ये खतरे जैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा घनत्व है। और होने का वजह ये है, ये आपका गंगा का मैदान में पड़ता है। दूसरा आप जी इसकी बात करें, ये महाराष्ट्र की, तो जब महाराष्ट्र की बात करेंगे आप, तो महाराष्ट्र में क्या है? फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर कई लोग बाहर से प्रवासी तौर पर चले जाते हैं, जिससे जनसंख्या वहाँ की बढ़ जाती है। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या? आपने ज़्यादा वाला देख लिया, अब कम वाला देखते हैं। तो कम वाला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए आप, ज़्यादा है तो रेड दिखा, और अगर कम रहेगा तो क्या दिखेगा? ग्रीन दिखेगा। तो आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ना। रुकिए, पेन नहीं लिया है। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? इस वाले जो हरा वाला इलाका देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, पहाड़ों में लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व तो कम होगा ना। नेक्स्ट है 20वां सवाल, और अभी और 5 सवाल है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए। और जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा ना, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़, 128 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़। तो यह है 121 करोड़। इस पर मैंने कुछ तथ्य लिए हैं नेट से, उसको भी देख लीजिए आप। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ यानी 1.21 अरब है। यह जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कुल आबादी से अधिक है। ये चारों पांचों देश का जोड़ लीजिए जितना होगा ना, उससे ज़्यादा भारत का जनसंख्या है। जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, यानी कितने साल के बीच में गैप होता है? तो आप देखेंगे 2011 में हुआ था, तो 2021 में होना चाहिए, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये है 10 वर्ष के अंतराल में, तभी तो 11, 10, 21। देखते हैं इसके बारे में। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद 10 वर्ष के बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 में शुरुआत हुआ था, लेकिन संपूर्ण नहीं हो पाया था, वो हुआ था 1881 में। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या सबसे पहले, जनसंख्या बोल दिया मैंने, भारत में जनगणना सबसे पहले कब की गई थी? तो आपने अभी देखा कि 1872 में की गई थी। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संदर्भ में बताया जाता है कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में 1951 में, लेकिन भारत में कहें तो 1872 में, और पूरी तरह हुआ था 1881 में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इसको औसत निकाला गया है, और वह है 382। कितना है? 382। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए वही मैप है। जनसंख्या एकाग्रता का महत्वपूर्ण सूचकांक में एक आबादी का घनत्व है। यह वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। आपको मैंने पहले ही बताया, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या का घनत्व 11 के साथ 2001 और 2011 के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमी आई, इसमें थोड़ा सा कमी आई, और 297 सबसे घनी आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में है। राज्यों में बिहार में 2011 में 1102 की आबादी के घनत्व के साथ इस सूची में शीर्ष पर है। देखा, सबसे कम में क्या कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। और
केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो, और केंद्र शासित में सबसे बेसी दिल्ली का ही है, बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, और राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य का है। 24वां सवाल, लिंग अनुपात किन दो पर निकाला जाता है? स्त्री और बच्चे पर, स्त्री और पुरुष और बच्चे पर, दूसरा बच्चे और बूढ़े पर, स्त्री और पुरुष पर। तो लिंग अनुपात निकाला जाता है स्त्री और पुरुष पर। देखते हैं यहाँ आप देख लीजिए, सेक्स रेशियो, इसे कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी 1000 में से कितनी औरतें हैं, 1000 पुरुष में से कितनी औरतें हैं, इसी को कहते हैं लिंग अनुपात। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य करता है? आप देखें 64%, 74%, 84% और 71%। तो इसका सही आंसर है 64%। ये देखिए, है ना, हल चला रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, धान रोपने, कोई बिचड़ा उखाड़ रहा है, उधर कादा करके रखा, आप धान रोपेगा उसमें, ये हल चला रहा है, तो ये कृषि कार्य हुआ। और आज के लिए आपका सवाल, और आज का सवाल है जो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम समझूंगा, हमें समझ में आएगा कि आपने पढ़ा है, और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो समझेंगे आप भी बाकी स्टूडेंट की तरह फकेत हैं। तो आप समझिए कि आपको पढ़ना है कि फकेती करना है, आप समझिए। तो भारत के मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन 4 तमिलनाडु। और आप ज़रूर से कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं। अगर आपको लगता है आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे, अन्यथा अगर आप ऐसे ही टाइम पास करने वाले हैं तो कमेंट नहीं करें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।